सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लीज कंसल्ट अ क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने हमेशा ही इन्वेस्टर्स को बहुत अट्रैक्ट किया है। इसके पीछे रीजन ये है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में दिए हैं और इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न्स की चाहत रहती है। लेकिन अगर पिछले 1-1.5 साल का डेटा देखें तो स्मॉल कैप फंड्स ने बहुत कम रिटर्न्स दिए हैं। कुछ एक म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स तो नेगेटिव में हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में साइकिल्स में रिटर्न्स आते हैं। कभी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छा रिटर्न्स देते हैं तो कभी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छा रिटर्न्स देते हैं, कभी मिड कैप फंड चल पड़ते हैं। तो आजकल का जो समय है, अभी 1-1.5 साल से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए। तो क्या आजकल का जो समय अभी आ रहा है, क्या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा टाइम है? स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स की बजाय अदर म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो क्या अब सही समय आ गया है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स अच्छे आने वाले हैं? इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या अब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट का सही समय आ चुका है। यदि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट का सही समय आ गया है तो क्या फिर लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर SIP में? अगर लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन से तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर SIP में इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन सी वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रो रिच विद म्यूचुअल फंड्स में। स्टॉक मार्केट का एक रूल है, स्टॉक मार्केट कभी भी ऐसे ग्रो नहीं करती। स्टॉक मार्केट हमेशा अप्स एंड डाउन्स में ग्रोथ लेती है और वैसे ही अलग अलग कैटेगरीज में भी ऐसे ही रिटर्न्स आते हैं। कभी स्मॉल कैप फंड्स टॉप परफॉर्मर होते हैं तो कभी मिड कैप फंड्स टॉप परफॉर्मर होते हैं तो कभी लार्ज कैप। इस तरह से मार्केट साइकिल्स में चलती है और रिटर्न्स भी साइकिल्स में ही आते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती बार एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है कंपनीज के वैल्यूएशन। अगर स्मॉल कैप कंपनीज के वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड हैं तो फिर उनकी परफॉर्मेंस में भी कमी आएगी। जिस भी कैटेगरीज की कंपनीज के वैल्यूएशन सही होते हैं वहां ही ज्यादातर ग्रोथ देखने को मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वैल्यूएशन से मतलब क्या है। वैल्यूएशन को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक एप्पल है और एप्पल आमतौर पे मार्केट में 100 रुपीज पर केजी मिलता है। वही एप्पल है मार्केट में, अब उसी एप्पल का प्राइस 150 रुपए पर केजी हो गया है। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि एप्पल ओवर वैल्यूड हो गया है, क्योंकि आमतौर पर एप्पल 100 रुपीज पर केजी मिलता है। अगर वही वो एप्पल 70 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिलना शुरू हो जाए तो हम कहेंगे कि एप्पल अंडर वैल्यूड हो गया है। और जब 70 रुपीज पर केजी होगा तो शायद हम एप्पल को ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि जल्दी ही इसका प्राइस 100 रुपीज के अराउंड बाउट होने वाला है। तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट में कंपनीज का भी एनालिसिस किया जाता है कि कौन सी कंपनी ओवर वैल्यूड है या इसका फेयर प्राइस है और कब कंपनी अंडर वैल्यूड है। जब कंपनी अंडर वैल्यूड होती है तो उसे खरीदने के बेहतरीन मौके मिलते हैं। इसी तरह से स्मॉल कैप कंपनीज का वैल्यूएशन आजकल क्या है, दूसरा इस वैल्यूएशन को मापा कैसे जाता है। कंपनीज के वैल्यूएशन को मापने के बहुत से तरीके होते हैं, बहुत सी रेशोज होती हैं जिनको देख करके कंपनीज के वैल्यूएशन को मापा जा सकता है। उसी में से एक रेशो है PE रेशो। आज हम स्मॉल कैप कंपनीज के इंडेक्स का PE रेशो एनालाइज करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आजकल स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात समझने वाली है कि आखिर ये स्मॉल कैप कंपनीज होती क्या है। स्मॉल कैप कंपनीज से मतलब है जिन कंपनीज का मार्केट कैप 5000 करोड़ से नीचे है, अर्थात वो कंपनीज अभी छोटी हैं और अभी वो ग्रोथ ले रही है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो जो कंपनीज सीरियल नंबर 251 से लेकर के 500 के बीच में आती हैं उन्हें हम स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। इसी तरह से स्मॉल कैप कंपनीज का एक इंडेक्स भी होता है जिसमें इन सभी कंपनीज की ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से इंडेक्स की वैल्यू तय होती है। अब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स वे स्कीम्स होती हैं जिनमें फंड मैनेजर 65% का स्टेक स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो अब डिफरेंट रेशोज से समझते हैं कि आजकल स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्मॉल कैप कंपनीज के इंडेक्स का PE रेशो कितना है और आजकल स्मॉल कैप कंपनीज ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है
पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है और भविष्य में इस डेटा के अनुसार क्या संभावनाएं हो सकती हैं। इन सब बातों को समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आज हम दो आधारों पर स्मॉल कैप फंड्स को एनालाइज करेंगे। पहला पीई रेशो और दूसरा 50 डीएमए एंड 200 डीएमए। पीई रेशो का फुल फॉर्म है प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। यह एक फाइनेंशियल मीट्रिक है जो बताता है कि निवेशक 1 रुपए की कमाई के लिए कितने रुपए देने को तैयार है। अगर किसी कंपनी का पीई रेशो 10 है तो इसका मतलब है कि निवेशक उस कंपनी की हर 1 रुपए की कमाई के लिए 10 रुपए देने के लिए तैयार है। पीई रेशो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस। ईपीएस मींस अर्निंग्स पर शेयर। इसका अर्थ यह हुआ कि कंपनी ने एक शेयर पर कितना मुनाफा कमाया। फॉर एग्जाम्पल, शेयर की प्रेजेंट वैल्यू है 200 और अर्निंग पर शेयर है 20, तो पीई रेशो निकल के आया 10। हाई पीई रेशो क्या होता है? जब निवेशक को लगता है कि कंपनी की भविष्य में कमाई बढ़ेगी, इसलिए निवेशक ज्यादा भुगतान कर देते हैं, तो उसे हाई पीई कहा जाता है। और लो पीई का अर्थ होता है या तो कंपनी सस्ती लग रही है या निवेशकों को लगता है कि कमाई बढ़ने की उम्मीद कम है। कम पीई रेशो का कतई ये अर्थ नहीं है खरीद लो, और हाई पीई का मतलब ये नहीं है कि बेच दो। सही पीई रेशो कितना होता है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि 20 के आसपास का पीई सबसे ज्यादा अच्छा होता है, पर मेरा यह मानना है कि किसी कंपनी का हिस्टोरिक एवरेज पीई रेशो क्या है और उस सेगमेंट का पीई कितना है, इसके आधार पर यह तय करना चाहिए कि कंपनी अंडरवैल्यूड है, ओवरवैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है। अगर एवरेज पीई से यह कम हो जाए तो खरीदने का सही मौका हो सकता है। यह बिल्कुल उस सेब के एग्जाम्पल जैसा है जिसका एवरेज प्राइस 100 रुपीज है। जब उसका प्राइस 70 रुपीज हो जाए तो हम कह सकते हैं कि सेब का प्राइस अंडरवैल्यूड है और इसे ज्यादा खरीदा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि स्मॉल कैप कंपनीज का एवरेज पीई क्या है? तो इसका जवाब है स्मॉल कैप इंडेक्स का एवरेज पीई है लगभग 30। इसका सीधा सा मतलब है कि जब यह 30 से कम हो तो खरीदने के बारे में सोचा जा सकता है, और जब यह 30 से जितना ऊपर चला जाए तो उस समय कम खरीदना चाहिए। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा तरीका बेहतरीन हो सकता है या बेस्ट हो सकता है। हमें लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर आपने एसआईपी शुरू कर रखी है तो उसमें क्या करना चाहिए? अगर आप लमसम इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उस लमसम को किस तरह से स्मॉल कैप फंड्स में डिप्लॉय करना चाहिए? आइए समझते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट दो तरीके से कर सकते हैं। उसमें पहला है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है लमसम इन्वेस्टमेंट। लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप एक ही बार में सारा का सारा अमाउंट इन्वेस्ट ना कर दें, बल्कि इसे भी स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करें। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बड़ी डिटेल में समझाया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि एसटीपी क्या होता है और एसटीपी के थ्रू कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। यह पूरा एनालिसिस तो यही सजेस्ट करता है कि इस समय स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है, लेकिन मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं कि यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। यह सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है और आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को या म्यूचुअल फंड एडवाइजर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आप मुझे और मेरी टीम को ऐसे क्वालिटी कंटेंट के लिए अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप कमेंट में सिंपल थैंक यू भी लिख सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आगे क्या होने वाला है इसकी प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता, लेकिन आजकल का डेटा ये सजेस्ट करता है कि अभी हमें अपना इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनीज में धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी जो रेशोज है, जो डेटा है, वो सजेस्ट करता है। इस वीडियो में मैंने जो भी एनालिसिस किया है वो मेरी अपनी समझ के अनुसार है, मेरा पर्सनल व्यू है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट कर लें या फिर अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर लें।
या आप खुद से भी स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप कमेंट में सिंपल थैंक यू भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स का या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स का एनालिसिस करूं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं नेक्स्ट। तो मैं अगले वीडियो में आपको एक नया एनालिसिस लेकर के आऊंगा जिससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपका इन्वेस्टमेंट आपकी रिस्क एपेटाइट और एज के हिसाब से कहां का होना चाहिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करती बार वैल्यूएशंस का बहुत ध्यान रखना चाहिए और दूसरा अपने रिस्क एपेटाइट और अपनी एज के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में है वो है एसेट एलोकेशन। आप अपने एसेट्स को कहां डिप्लॉय कर रहे हैं और आपने अपनी एसेट एलोकेशन किस तरह से की है, ये आपके रिटर्न्स को बहुत प्रभावित करती है। इसलिए हमेशा प्रॉपर एसेट एलोकेशन कीजिए। इसमें आपका फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड एडवाइजर आपकी मदद कर सकता है। ग्रो रिच विद म्यूचुअल फंड्स।